हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद और आपका स्वागत करता हूं आज के इस सबसे महत्वपूर्ण सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है उत्सर्जन तंत्र। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र की, तो ये मानव में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? मानव में। और ये जो टॉपिक है ये आपकी क्लास 10th और क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए, इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पर पहले से बना करके रखा है। इस डायग्राम को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आइए इस डायग्राम को देखिए ये जो डायग्राम है ये किडनी सिस्टम का है। किसका है? किडनी सिस्टम का। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उत्सर्जन तंत्र का एक बाह्य रूप है। कैसा है? एक बाह्य रूप है। इतना बाह्य भी नहीं है कि आप बाहर से देख पाएँ, ठीक है। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये इंटरनल एनाटॉमी है इंसान यानी कि मानव के जो है उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। बात समझ में आई? तो आइए इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें दो किडनी होती हैं। कितनी होती हैं? दो किडनी होती हैं। देखिए, एक और दो, इसका मतलब कि एक जोड़ी किडनी होती है। एक जोड़ी क्या होती है? किडनी यानी कि गुर्दे होते हैं। आइए, ब्रिक होते हैं, इन्हीं को ब्रिक भी कहते हैं। आइए देखिए, एक जोड़ी किडनी हो गई। यहाँ देखिए, ये आपकी जो है ये आपकी बाईं किडनी है, ये आपकी दाहिनी किडनी है। इन किडनियों से आप देख सकते हैं कि एक और दो यहाँ से आपकी क्या आई हुई हैं? दो आपकी मूत्र वाहिनियाँ आई हुई हैं। अच्छा, ऊपर देखिए तो ये जो है आपका महाशिरा, ये जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ये महाशिरा है। और आप जानते हैं कि ये महाशिरा कहाँ से आया होगा? ये महाशिरा आपके हार्ट यानी कि हृदय से आया हुआ है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में एक वीडियो आपको मैंने इससे पहले डाल दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने हार्ट की क्रियाविधि बिल्कुल समझा करके वहाँ पे आपको बताया है। तो आइए, ये महाशिरा आपको हार्ट से प्राप्त हुआ है और इसी महाशिरा से आपका रक्त कहाँ जाएगा? उसी क्या नाम है, उसी वृक्क में जाएगा जिस वृक्क से ये जुड़ा होगा, ठीक है। देखिए, ये मूत्र वाहिनियाँ जो जुड़ी हुई हैं दोनों, इस वृक्क से और इस वृक्क से, ये आपकी जो भी ब्लड आपके वृक्क में जा रहा है, छनने के बाद में जो भी यहाँ पे छनित्र आपको प्राप्त होगा, जो भी आपको निस्यंद प्राप्त होगा, ये इन्हीं मूत्रवाहिनियों से होते हुए कहाँ जाएगा? इस मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये महाधमनी है। क्या है ये महाधमनी है, ठीक है। ये क्या है? ये महाधमनी है। चलिए, अच्छा, अब इन चीज़ों को पहले आप समझिए। इधर आइए, देखिए, इन चीज़ों को पहले हम लिखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि वृक्क होते कितने हैं? कितने होते हैं? एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो है कि वृक्क की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसे कि हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मीसोडर्म से होती है। कहाँ से होती है? मीसोडर्म से होती है। वैसे ही जो वृक्क है इसकी भी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। मीसोडर्मल है ये। क्या है? ये मीसोडर्मल है। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये मीसोडर्म से उत्पन्न होता है। किससे? मीसोडर्म से। आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसानी जीव यानी कि जन्म के समय या उसकी रचना के समय उसमें 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म होती है। तो ये जो आपका वृक्क है ये मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। ये आपका जो ये उत्सर्जन तंत्र है इसी की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके कितने पार्ट हो सकते हैं? क्या हो गया? एक जोड़ी वृक्क हो गया, एक जोड़ी आपका वृक्क हो गया, मीसोडर्मल है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। क्या होती है? मूत्रवाहिनियाँ होती हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 2, NCERT में लिखा है 1 मूत्रवाहिनी होती है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट हुआ है कुछ। चलिए, ये चीज़ हो गया। चलिए आगे देखिए, एक मूत्राशय है। कितना है? एक मूत्राशय है। एक संख्या में एक ही तो मूत्राशय आपको दिख रहा है।
एक मूत्राशय है, ठीक है। देखिए एक मूत्रमार्ग है, एक मूत्रमार्ग है, एक मूत्रमार्ग है, ठीक है। ये बातें समझ में आई। देखिए ये जो है हम ये पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क हो गया, ये मेसोडर्मल है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ हो गई, ठीक है। आइए एक मूत्राशय हो गया, ये भी सही है, ठीक है। एक मूत्रमार्ग हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए आगे। देखिए सबसे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो किडनी है ये आपके शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए देखिए ये पाई जाती हैं उदर में। कहाँ पाई जाती हैं? उदर में, उदर में। अब उदर में कहाँ होती हैं? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, के दोनों ओर पाई जाती हैं, पाई जाती है, ठीक है। ये इनकी लोकेशन है, ये इनकी स्थिति है, ये पाई कहाँ जाती हैं इस बारे में ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया पॉइंट है, ठीक है। अगला चीज़, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो वृक्क यानी किडनी है, किडनी का वजन कितना होता है, वजन की बात करें तो वजन 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है, ठीक है। आगे देखिए एक इसका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो वृक्क है ये किससे मिल करके बना होता है, किससे मिल करके बना होता है, तो देखिएगा वृक्क, जो वृक्क होता है वृक्क नेफ्रॉन, किससे? नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को ही कहते हैं वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु से मिलकर बना होता है, बना होता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क मिलकर बना होता है वृक्काणुओं से। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। किससे मिलकर के बना होता है? वृक्काणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वृक्काणु को नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो हमने चर्चा कर ली कि एक जोड़ी वृक्क होता है, ये मेसोडर्मल है, ये ठीक है, और एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है, और दूसरी चीज़ कि ये उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे वजन 120 से 170 ग्राम होता है, और वृक्क यानी कि नेफ्रॉन, जो वृक्क है वो नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रहेंगे। आइए इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम इसके रंग की बात करें, किसके रंग की बात करें? इसी वृक्क के रंग की बात करें तो ये होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन, यानी कि भूरे कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? भूरे रंग का होता है। वृक्क का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अच्छा, इसी के साथ में अगर हम इसके आकार की बात कर लें, क्या बात कर लें? आकार की बात कर लें तो आकार इसका होता है सेम के आकार का। कैसा? सेम के आकार का। अब सेम के नहीं, सेम के बीज के आकार का। सेम तो आप देखें कैसी होती, सेम के बीज के आकार का, आकार का होता है, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है बस इनको ऐसे समझिए। अब इनको लिखने के लिए आप पैराग्राफ एक पेज भर सकते हैं, ठीक, लेकिन आप पॉइंट्स को पढ़िए, सिर्फ पॉइंट्स को पढ़िए, ठीक है। रंग कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, यानी कि भूरे कलर का होता है। आकार सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के आकार का नहीं होता है, नहीं ऑप्शन में आप सेम के आकार का लिख दें। सेम देखते हैं आप, सेम कैसे होती है? सेम ऐसे बड़ी सी होती है, आप सब्जी खाए होंगे तो आपको पता होगा कि सेम कितनी लंबी सी होती है। सेम का बीज जो होता है उसके आकार का ये आपका किडनी होता है, ठीक है। बात समझ में आई? आइए इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अब हम चर्चा करेंगे इस वृक्क के एक वृक्काणु की रचना पर, ठीक है। कैसे ये कार्य करता है और कैसे ये आपके ब्लड से यूरिया को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए, चलिए वृक्काणु की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से पहले देखिए। ये जो डायग्राम है ये एक वृक्काणु है। कितना है ये? एक वृक्काणु है।
और ये कहाँ पाया जाता है, ये वृक्क के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही असंख्य यानी कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वृक्काणु एक वृक्क में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों वृक्क में मिलाकर कुल मिलाकर के लगभग 3 लाख तक के वृक्काणु पाए जाते हैं, यानी एक वृक्क में कम से कम 1.5 लाख वृक्काणु होते हैं। आइए चलिए देखिए इस वृक्काणु की रचना को समझिए सबसे पहले। ठीक है, ये जो वृक्काणु है इसको समझिए पहले। यहाँ देखिए जो वृक्काणु होता है, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं इसके 2 मुख्य पार्ट होते हैं, इसके 2 सबसे मुख्य पार्ट होते हैं। पार्ट्स को हम लिखते हुए समझाते हुए चलेंगे, आप उसकी चिंता न करिए। देखिए इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, देखिए ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट है इसका वृक्क नलिका, वृक्क नलिका। अब दोनों पार्ट को समझिए पहले, इस चित्र में समझिए कहाँ पर है वो। देखिए यहाँ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो रेड कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस। क्या है ये है ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस को कहते हैं केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लेते हैं तब बताते हैं। केशिका गुच्छ बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। अभी इसका कार्य पढ़ते हैं, क्या इसका कार्य होता है। ठीक है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। इसके बाद में जो हमने यहाँ पे जिस पार्ट को हमने कलर नहीं किया है, जिस पार्ट को हमने कलर यहाँ पे नहीं किया है, इस पार्ट को, पूरे पार्ट को बोलते हैं, पूरे पार्ट को बोलते हैं वृक्क नलिका। क्या बोलते हैं, वृक्क नलिका बोलते हैं। बात समझ में आई। इस पार्ट को, जिसको हमने यहाँ पे कलर नहीं किया है, इस पार्ट को बोलते हैं वृक्क नलिका। क्या बोलते हैं, वृक्क नलिका बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये है क्या चीज़। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस है ये केशिका गुच्छ भी कहलाता है। क्या कहलाता है, केशिका गुच्छ कहलाता है। तो देखिए ये जो केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है, ये केशिकाओं का, और केशिकाओं की बात करें तो ये कम से कम 45 से 50 केशिकाओं का एक जाल होता है, एक जाल होता है। क्या होता है, एक जाल होता है। ये जाल क्या कार्य करता है, ये जाल क्या कार्य करता है, इसको समझिए। यहाँ देखिए ये है वृक्क धमनी। ये जो पार्ट दिख रहा है ये वृक्क धमनी है। यही वृक्क धमनी आगे जा करके निर्माण करती है ग्लोमेरुलस का। ठीक है, और इस धमनी को ध्यान से देखिए, ये वाइड होती है। कैसी होती है, वाइड यानी कि चौड़ी होती है। देखिएगा ये चौड़ी है, ये थोड़ा सा पतली है, और ये कैसी है, नैरो, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे नैरो, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड। ठीक है, तो देखिए ये आगे जा करके ग्लोमेरुलस में चेंज होती है, ये एक जाल बन जाता है। इसको अपनी भाषा में समझने के लिए इसको आप समझ लीजिए कि एक छन्नी है। क्या है ये एक छन्नी है, और छन्नी का काम क्या होता है, छानना। किस चीज़ को क्या होता है, छानना होता है। तो देखिए इस धमनी में गए हुए ब्लड को ये जो छन्नी है ये इसको छानती है। ठीक है, ये इसको छानती है। छानने के बाद में आपका जो ब्लड बचेगा, शुद्ध ब्लड बचेगा, वो पुनः इसी, अब देखिएगा ये वृक्क सिरा है, ये क्या है, ये वृक्क सिरा है। यहाँ से धमनी और ये वृक्क सिरा में परिवर्तित होने के बाद में ये आपका जो भी ब्लड बचेगा वो आपका आगे जा कर के वृक्क धमनी से वापस चला जाएगा। ठीक है, वापस चला जाएगा। तो हमने चर्चा कर ली किसकी, ग्लोमेरुलस की बात कर ली। ठीक है, आगे यहाँ से इसी नलिका को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका भी बोलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से जो आपके वृक्क सिरा है इसी को अपवाही धमनिका भी बोलते हैं। बात समझ में आई। चलिए ये चर्चा हमने कर ली। अब आइए वृक्क नलिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वृक्क नलिका की बात करते हैं। अच्छा, वृक्क नलिका के पार्ट्स देखिए, इसके पार्ट्स को देखिए। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको देखिए। इसका जो एक पार्ट है ये कहलाता है बोमेन संपुट। क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है।
इसका एक पार्ट कहलाता है नेक यानी कि गर्दन। गर्दन यहाँ पर एक देखिए गर्दन है। ये जो कटोरे जैसी रचना आपको दिख रही है ये कहलाती है पोमेन संपुट। इस रचना को बोलते हैं पोमेन संपुट। ठीक है, आइए इस रचना में ही आपका ये रखा हुआ है ग्लोमेरुलस। आपसे सवाल पूछता है कि बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, हार्ट में कि किडनी में कि आपका लीवर में, तो कहाँ पाया जाएगा ये पाया जाएगा आपका किडनी में पाया जाएगा। ठीक है, ये गर्दन यहाँ से ये जो नेक है ये नैरो होती है यानी कि संकरी गर्दन इसको लिख सकते हैं। कैसी है ये संकरी गर्दन है, संकरी गर्दन है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये कहलाता है पीसीटी। क्या कहलाता है? पीसीटी। पीसीटी क्या है? ये आपके सिलेबस से में आपके इसे अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए पीसीटी और डीसीटी समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये पीसीटी। अच्छा, पीसीटी के बाद में आपको मिलेगा यहाँ से एक, पीसीटी के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नीचे की तरफ आया हुआ पार्ट आपको दिखाई देगा। इसे बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप बोलते हैं। यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपको फिर से एक आपको कुंडलित रचना आपको दिखाई देगी जिसे बोलेंगे डीसीटी। क्या बोलेंगे? डीसीटी बोलेंगे। इसे बोलेंगे डीसीटी, इसे बोलेंगे डीसीटी। और लास्ट में आप देखते हैं कि डीसीटी एक और नलिका से जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका बोलते हैं। देख लीजिए, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसके 6 पार्ट हैं। कितने हैं? 6 पार्ट हैं। तो इन पार्ट्स को समझिए। देखिए ये जो बोमेन संपुट है इसमें आप समझ लीजिएगा ये कटोरे जैसी रचना है, कटोरे जैसी रचना है, कटोरे जैसी रचना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आप देख सकते हैं कि बोमेन संपुट में ही रखा हुआ है आपका ग्लोमेरुलस। क्या रखा है? ग्लोमेरुलस रखा हुआ है। संकरी गर्दन को भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा इस वाले पार्ट को बोलते हैं नैरो नेक यानी कि संकरी गर्दन बोलते हैं। ये पार्ट हो गया। पीसीटी की बात करें तो यहाँ देखिए नैरो नेक के बाद आपका जो कन्वोल्यूटेड यानी कि कुंडलित रचना है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे पीसीटी बोलते हैं। आइए उसके बाद नीचे जैसे आएंगे, ये हमारा जो नीचे की ओर पार्ट गया है इसे बोलते हैं हेनले का लूप। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप बोलते हैं। तो अब पहले इस फिगर को समझिए। देखिए यहाँ देखिए ये है ग्लोमेरुलस, यहाँ लिखा हुआ है केस का गुच्छ इसको बोला करते हैं। यहाँ देखिए जो नलिका यहाँ पर गई हुई है उसे बोलेंगे अभिवाही धमनिका। ठीक है, या इसी को वृक्क धमनी की शाखा भी बोलेंगे। और ये मोटी होती है, चौड़ी होती है, वाइड होती है। यहाँ देखिए केस का गुच्छ बनने के बाद में जो आपका ब्लड बचेगा वापस जाएगा और ये वृक्क शिरा की शाखा कहलाएगी। यहाँ देखिए ये जो वृक्क शिरा की शाखा है ये यहाँ पर ये भी आपकी कुंडलित हो गई है। ठीक है, उसके बाद में जा करके नीचे ये आपका जो है हेनले का लूप में लिपट गई है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये कुंडलित हो गई है। आगे देखिए ये पुनः जाकर के डीसीटी वाली नलिका में भी कुंडलित हो गई है। ऐसा क्यों होता है इस पर चर्चा करेंगे अभी। देखिएगा डीसीटी हो गया, अब जाकर के ये वृक्क धमनी में वापस मिल जाएगी। देखिए यहाँ से ये आपका पीसीटी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पीसीटी हो गया। फिर ये हेनले का लूप है, यहाँ से डीसीटी है और डीसीटी जाकर के कहाँ जुड़ी हुई है? संग्राहक नलिका में, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, बात समझ में आई? इस चित्र को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। आइए इसको देखते हैं, हेनले के लूप को देखते हैं। पीसीटी हो गया, हेनले की लूप की बात करते हैं। हेनले के लूप की बात करते हैं। अगर हम इसके रचना या इसके आकार की बात करें तो ये हेयर पिन जैसा होता है। कैसा होता है? हेयर पिन के आकार का होता है। इस पॉइंट को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। देखिएगा ये हेयर पिन के आकार का होता है। हेयर पिन मतलब जो आलपिन होती है, आप देखेंगे तो आलपिन जैसा लग रहा है। हेयर पिन आकार का, हेयर पिन आकार का होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। ठीक है, आपके ये नॉलेज में रहेगा तो कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, हेयर पिन जैसा होता है। इसका कार्य क्या है अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया डीसीटी, ये हो गया संग्राहक नलिका। आपने इन स्ट्रक्चर को समझ लिया है, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। आइए इसको एक बार मिटाते हैं, बाकी की बातें समझते हैं।
चलिए अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, अच्छा आपने भोजन को खाया, पानी को पिया, यानी कि आपने खाद्य पदार्थों का अपने अंदर क्या किया, आपने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद में आप जानते हैं कि आपके शरीर के जो ब्लड है, ब्लड में आपका जो है पचा हुआ भोजन जाता है, जिसमें वाटर होता है, तमाम तरह के आपके उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना होता है। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आंत के माध्यम से, गुदा के माध्यम से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रक्त में रह जाते हैं और वो आपके जो है जल के माध्यम से यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं, या कुछ अन्य पदार्थ भी आपके जो है जल के माध्यम से आप देखते हैं कि मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है, आइए तो बात ये है, पहले समझिए पॉइंट को समझिए, पॉइंट को समझिए, पहले देखिएगा पॉइंट को समझिए। आपके शरीर में 5 से 6 लीटर का क्या होता है, रक्त होता है, और पूरा रक्त ये दोनों किडनी मिल करके, पूरा रक्त ये दोनों किडनी मिल करके पूरे दिन भर में कई बार छानती हैं, उसी ब्लड को बार बार छानती रहती हैं। तो इस प्रकार से दोनों किडनी मिल करके कुल मिलाकर के 180 लीटर, कितना, 180 लीटर आपका जो है निस्यंद तैयार करते हैं। कितना, 180 लीटर निस्यंद तैयार होता है पर डे। ये पर डे की बात है, ये पर डे है, प्रतिदिन। ठीक है, 180 लीटर निस्यंद प्रतिदिन आपका तैयार होता है। अब ये बताइए कि इतना निस्यंद क्या आप जो है उत्सर्जित करते हैं मूत्र का, तो क्या आप 180 लीटर करते हैं? नहीं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ से ग्लोमेरुलस से 180 लीटर आपका जो है जल यहाँ से निकल करके इस ट्यूब्यूल में जाता है, इस ट्यूब्यूल में जाता है। अब यहाँ जाएगा कितना, उसकी चर्चा भी करते हैं। हालांकि बस आप ये समझिए कि दोनों किडनी मिल करके एक दिन में 180 लीटर निस्यंद छानती हैं। ठीक है, 180 लीटर आपका जो है ये ब्लड छानती है, वही ब्लड बार बार आता रहता है। आइए देखिए, लेकिन आप जानते हैं कि मूत्र का उत्सर्जन केवल कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर होता है। कितना होता है, 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर होता है मुश्किल से। हालांकि ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, सीजनल होता है। ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखिएगा, गर्मी के मौसम में पसीने के रूप में जल की हानि होती है, तो उस दौरान आपका जो ये मूत्र का उत्सर्जन है वो इतना नहीं हो सकता, थोड़ा सा कम हो सकता है। ठंडी में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, वो अलग बातें हैं। तो देखिए, अगर 1.5 ही लीटर उत्सर्जित हो रहा है तो 180 में से आप समझ सकते हैं कि लगभग 99% जो निस्यंद है पुनः रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है, इस बात को समझिए, अवशोषित हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, देखिएगा, कम से कम ये लगभग 99% जो है आपका जो निस्यंद यहाँ से छना था वो फिर से ब्लड में ले लिया जाता है। ठीक है, ब्लड में ले लिया जाता है। अच्छा, इधर देखिए, जो आपको 180 लीटर निस्यंद प्राप्त हुआ है, इस निस्यंद में इसमें जो है कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यूरिन होगा। क्या होगा, यूरिन का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ यूरिया की बात कर रहे हैं, चलो उसी को लिख दे रहे हैं। यहाँ पे यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया होगा। इसमें आपका जल होगा, इसमें आपका ग्लूकोज होगा, इसमें आपका ग्लूकोज होगा, इसी में आपका अमीनो अम्ल भी होगा, इसी में आपका अमीनो अम्ल भी होगा, इसी में आपका जो है थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन भी होगी, इसी में आपका जो है, इसी में आपके साल्ट होंगे यानी कि लवण होंगे,
और इसी में आपके आयन भी होंगे। क्या होंगे? आयन भी होंगे। ठीक है, उसी 180 लीटर निस्यंद में अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस जो है ये इतना ज़्यादा सिलेक्टिव भी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ यूरिया को ही ले और उतना ही जल ले जितना कि इसको ज़रूरत है, इसलिए ये इतनी मात्रा में आ जाता है। अब देखिए होता क्या है कि हमें यूरिया को ही बाहर निकालना होता है, जल को भी बाहर निकालना होता है, लेकिन इसकी एक निश्चित मात्रा को ही तो बाहर निकालेंगे भैया, बोलो, निश्चित मात्रा को ही निकालेंगे कि इस 180 लीटर जल को ही बाहर निकाल देंगे। एक दिन में अगर किसी शरीर से 180 लीटर, इतना तो निकलेगा ही नहीं। शुरुआत में ये 10 में काम खत्म, ओके हो जाएगा। ठीक है, प्ले का बटन पॉज हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, निश्चित मात्रा निकलेगी। ग्लूकोज की मात्रा, अब देखिएगा कई बार लोगों को डायबिटीज़ होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है, और उस दौरान ग्लूकोज की जो मात्रा है वो आपके जो ब्लड से है, वो ब्लड उसको क्या नाम है, उसको स्टोर करना बंद कर देता है। भाई ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है तो वो स्टोर करना बंद हो जाता है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है डायबिटीज़ के रोगियों में, लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो ग्लूकोज को जो है एक निश्चित मात्रा में ही बाहर निकलने देंगे या फिर उसको निकलने ही नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या होगा? इन सब चीज़ों का पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, पुनः अवशोषण होगा, और पुनः अवशोषण होने के समय ये ध्यान रखिएगा, ये होगा चयनित। कैसा होगा? चयनित पुनः अवशोषण होगा। चयनित पुनः अवशोषण होगा। क्यों होगा चयनित पुनः अवशोषण? चयनित का मतलब होता है कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव क्यों है समझिएगा। सिलेक्टिव इसलिए है कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना है और कुछ चीज़ों को बाहर ले लेना है। समझिए इस बात को। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वृक्क की सिरा शाखा है, ये यहाँ पीसीटी में और डीसीटी में और हेनले के लूप में क्यों लिपटी हुई है? इसलिए लिपटी हुई है कि इसको इसी देखिएगा, यहाँ से जल बाहर निकलता है, इन सब स्थानों से जल बाहर निकलता है, इन्हीं सब। अच्छा, यहाँ पे आयन भी होते हैं। क्या होते हैं? आयन भी होते हैं। आयन में आपका पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ठीक है, अन्य आयन्स हो सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से जल पुनः आपका बाहर की ओर निकलता है, यहाँ से आपके आयन्स बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, ये जो भी आपके पदार्थ आवश्यक हैं बॉडी के लिए, ये सब पुनः आपके इसी वृक्काणु से बाहर की ओर निकल जाएंगे। अब जब ये निकल जाएंगे तो इनका अवशोषण इसी वृक्क सिरा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकलेंगे और इसमें जो आपके वृक्क सिरा है ये इसमें लगी हुई है, और ये क्या करेगी? उन पदार्थों को पुनः अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, जो चीज़ें आपके ब्लड में पुनः नहीं जाती हैं वो इस वृक्क नलिका से होते हुए कहाँ जाएंगी? इस वृक्क नलिका से होते हुए इस संग्राहक नलिका में चली जाएंगी। ठीक है, ये देखिए तीर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, और यहाँ से भी और यहाँ से भी आएगा। ये जो शाखाएं दिख रही हैं ये किसी दूसरे वृक्काणु से होगी, और जा करके ये आपकी सभी जितने भी वृक्काणु होंगे, सभी वृक्क नलिकाओं का जो भी निस्यंद होगा वो आ करके आपका जो है इस, यहाँ देखिएगा, इस आपकी जो ये मूत्रवाहिनी है इसी के माध्यम से आ करके आपका मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मूत्राशय में इकट्ठा। अच्छा, हम इसके अगर क्षमता की बात करें, क्या बात करें? इसकी अगर हम क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो ये कम से कम 750 ml होता है। कितना होता है? 750 ml इसकी क्षमता होती है। कितनी होती है? 750 ml इसकी क्षमता होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस मूत्राशय में लगभग 750 ml मूत्र इकट्ठा हो सकता है। अगर इससे बढ़ेगा तो आपको रिफ्लेक्स, आपको जो है मिक्सचुरेशन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसके अनुसार आपके मस्तिष्क में एक संदेश जाएगा और आप उसको बाहर उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, आइए तो अब बताइए इसमें कौन सा टॉपिक, इसमें कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है? मुझे तो लगता है मैंने इसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं।
कोई चीज़ अगर बची हो तो आप बिल्कुल उसको कमेंट में बताइए कि यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसको पुनः किसी अन्य वीडियो में उसको फिर से बता सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने इसको बिल्कुल आपको समझा दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, और इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।